मेरी पत्नी रात को उठकर माँ को मारने लगती और माँ की चीखों से मेरी आँख खुल जाती तो पत्नी बेहोश हो जाती। घरवाले कहने लगे तुम्हारी पत्नी में कोई भूत प्रेत आ जाता है। आए दिन मार खा खा कर माँ की हालत बहुत ख़राब हो गई थी और वो मुझे बार बार कहती मुझे कहीं और छोड़ाओ या पत्नी को ले जाओ। एक दिन मैं पंडित जी के पास पत्नी को लेकर गया तो पत्नी उन पर भी चढ़ दौड़ी। तो पंडित जी ने कहा ये सब नाटक कर रही है ताकि माँ को पीट सके। मैं उसे घर लाया और माँ के बिस्तर पर खुद सो गया। जब वो मेरे पास आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने तो आज तो तेरी जान ले लूंगी बुढ़िया, तुझे इतना मारूंगी तो इस संसार से ही चली जाएगी। तेरा चेहरा देखकर ही मुझे नफरत होने लगती है। मेरी पत्नी के गुस्से से भरी आवाज़ मुझे सुनाई दी तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। माँ ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। मुझे ये देखकर ही गुस्सा आ गया कि मेरी पत्नी आज फिर मुझे धोखा देकर माँ के कमरे में पहुँच चुकी थी। मैं तुरंत माँ के कमरे की तरफ भागा ताकि माँ को बचा सकूं, मगर मेरे पहुंचने तक मेरी पत्नी माँ को अच्छा खासा पीट चुकी थी। मैंने जैसे ही पत्नी का हाथ पकड़ा, मेरी पत्नी एकदम ही लड़खड़ा गई और उसका बेजान शरीर मेरे हाथों में झूल गया। एक तरफ माँ घायल हालत में पड़ी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ मेरी पत्नी भी बेहोश हो चुकी थी। मजबूर होकर पत्नी को भी वहीं पर लिटाया और जाकर भैया के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भाभी ने दरवाज़ा खोला तो कहने लगी आज फिर से हमेशा वाला तमाशा शुरू हो गया है क्या। उनके स्वर में चिढ़ थी। मैं खुद रोज़ के इस तमाशे से थक चुका था, किसी की चिढ़ पर क्या ही आपत्ति करता। सर झुक गया तो भाभी ने मुझे रास्ता दे दिया। मैंने तुरंत भाई को जगाया और उन्हें लेकर माँ के कमरे में गया। भैया माँ को देखने लगे जबकि मैं अपनी पत्नी को बाजू में उठाकर अपने कमरे में ले आया। रश्मि को कमरे में लाने के बाद मैंने उसे बेड पर लिटाया और मुंह पर पानी की छींटें मारी तो उसने हड़बड़ाते हुए आंखें खोल दी। हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी आप मेरे सिरहाने क्यों बैठे हुए हैं, कितनी रात हो गई है, सो जाए ना। और मुझे भी पानी से भिगो दिया है, पता नहीं कभी कभी तो आप बहुत अजीब हरकतें करते हैं। उसकी बात सुनकर मैं निरंतर हो गया। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मेरी पत्नी का पिछले 1 साल से यही नियम बन गया था। वह हर दूसरी तीसरी रात माँ के कमरे में पहुँच जाती, जो चीज़ हाथ में आती उसी से माँ की पिटाई करना शुरू कर देती। जब मैं या घर में से कोई और माँ को छुड़वाने पहुँचता तो मेरी पत्नी बेहोश हो जाती। होश में आने पर उसे कुछ भी याद नहीं होता था। वो साफ मुकर जाती कि वो माँ के कमरे में गई थी। उल्टा कहती आप मुझ पर आरोप लगाते हैं, हमें उसके काम के लिए मना कर करके थक जाते, मगर वो हमारी बात ना सुनती। मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली बात थी जो मेरी परेशानी में दिन ब दिन बढ़ोतरी करती जा रही थी। मैंने पत्नी को वहीं छोड़ा और ख़ुद माँ को देखने उनके पास पहुँचा। माँ के सर पर काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। भैया माँ के सर पर पट्टी कर चुके थे। भाभी दूध में हल्दी डालकर माँ के लिए ले आई थी। भैया ने माँ को दर्द की गोली दी। मैं दवा लेने और दूध पीने के बाद चुपचाप लेट गई। मैंने तबीयत का पूछा तो हाँ में सिर हिला दिया। मेरा मन एकदम उदास हो गया था। मैं माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और मेरी पत्नी की वजह से माँ को सबसे ज़्यादा चोट पहुँच रही थी। मैं एकदम कमरे से बाहर निकला। मेरे पीछे ही भैया और भाभी भी चले आए। कहने लगे हमारे कमरे में आओ, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैं उनके पीछे चल पड़ा। कमरे में गए तो भैया भाभी कहने लगे अनुज ये सब कब तक चलता रहेगा। माँ पूरे 1 साल से इस कष्ट को भुगत रही हैं, 3 बार अस्पताल जा चुकी हैं। हम कब तक अपनी माँ के साथ ये सब कुछ होता हुआ देखते रहें और बर्दाश्त करते रहें। तुम्हारी पत्नी का पागलपन तो बढ़ता ही जा रहा है। हमें डर है कि अपने पागलपन में कहीं वो माँ की जान ही ना ले ले। भैया भाभी की बात सुनकर मैंने डर कर उनकी तरफ देखा, मगर वो गलत भी नहीं कह रहे थे। मैंने उनकी बात का खंडन नहीं कर सकता था। मैंने अपना सर झुका लिया और धीमी आवाज़ में कहने लगा कि भैया भाभी आप ही मुझे बता दें इस सब का क्या हल है। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं कौन सा चाहता हूँ कि मेरी माँ मेरी पत्नी के हाथों हर दिन पीड़ा बर्दाश्त करें। मेरे चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। शायद यही देखकर भैया और भाभी को मुझ पर दया आ गई थी। तभी भाभी ने नरमी से मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली कि देखो अनुज, तुम मेरे बेटे की तरह हो, मैं तुम्हें कभी गलत सलाह नहीं दूंगी। मेरी बात का बुरा मत मानना, मगर मेरा मन यही कहता है कि तुम्हें रश्मि को एक बार किसी बड़े पंडित या तांत्रिक को दिखाना चाहिए। लगता है कि इस पर किसी प्रेत का साया है। इसमें कोई आत्मा आ जाती है जिसकी वजह से वो ये सब हरकतें करती है और फिर बाद में सब कुछ भूल जाती है। भाभी की बात सुनकर
मैंने झटके से सर उठाया था। बात वाकई ठीक लग रही थी। एक पूरे होश वाला इंसान ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। मेरी पत्नी के चेहरे के भाव खुद गवाही देते थे कि वो अपने किए से बिल्कुल अनजान होती है। उसे अंदाज़ा तक नहीं होता था कि वो क्या कर चुकी है। इसका मतलब साफ था कि उस पर वाकई कोई चीज़ हावी हो जाती है। वो चीज़ उसके अंदर आकर उसकी सोच पर कब्जा कर लेती है। वो माँ पर हाथ उठा देती थी और जैसे ही कोई उसे देख लेता वो चीज़ तुरंत गायब हो जाती थी, जैसे अपनी पहचान छुपाना चाहती हो। भाभी मुझे इसी तरह के भूतों के और भी कई किस्से सुनाती रहीं, मगर मेरा दिमाग एक ही बात पर अटक गया था कि रश्मि को किसी पंडित के पास लेकर जाना चाहिए। अब इन सब चीज़ों का हल ज़रूरी था। माँ ने तो मुझसे साफ कह दिया था कि या तो मुझे कहीं छोड़ आओ या फिर अपनी पत्नी को लेकर कहीं चले जाओ। मैं इस कष्ट को और नहीं सह सकती। अगले दिन मैंने रश्मि को तैयार होने के लिए कहा। वो बार बार मुझसे पूछती रही कि हम कहाँ जा रहे हैं, मगर मैं खामोश रहा। उसने शायद यही समझा कि मैंने उसके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान किया है। वो खुशी खुशी तैयार हो गई। रास्ते भर वो बातें करती रही और मैं खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। जब मैंने गाड़ी पंडित जी के घर के सामने रोकी तो रश्मि का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखों में घबराहट उभर आई। वो कांपती आवाज़ में बोली कि अनुज, ये मुझे कहाँ लेकर आए हो? मुझे यहाँ नहीं आना, मुझे घर ले चलो। उसकी हालत देखकर मेरे दिल में एक पल को दर्द सा उठा, मगर मैंने खुद को मजबूत रखा। मैंने उसकी बात नहीं मानी। उसकी घबराहट ने मेरे विश्वास को और भी पक्का कर दिया था। अगर इस पे वाकई कोई साया न होता तो वो इस तरह क्यों डरती? मुझे यही लगा कि वो चीज़ इसे यहाँ आने से रोक रही है। मैंने मन ही मन में प्रार्थना की कि जो भी है आज इसका इलाज हो जाए और मेरी माँ और मेरी पत्नी दोनों को सुकून मिल जाए। पंडित जी के घर के अंदर कदम रखते ही रश्मि के कदम अचानक रुक गए। उसके शरीर में एक अजीब सी कपकपाहट दौड़ गई। उसकी आंखें लाल होने लगीं और वो बेतुकी आवाज़ें निकालने लगी। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ रखा था, मगर वो बार बार खुद को झटकने की कोशिश कर रही थी। उसके गले से ऐसी आवाज़ें निकल रही थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो कभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती और कभी एकदम रोने लगती। पंडित जी ने हमें देखते ही कहा कि इसे सामने बिठा दो। जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, रश्मि एकदम बिदक गई। उसने ज़ोर से चीख मारी। उसकी आंखों में अजीब सा जुनून उतर आया था। वो मेरे हाथ से छूटने की कोशिश करने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और उसे मजबूती से पकड़ लिया। वो पंडित जी की तरफ लपकी और गुस्से से उन पर हाथ उठाने की कोशिश की। उसके मुंह से गंदे शब्द निकल रहे थे। मैंने जैसे तैसे करके उसे पीछे किया और ज़मीन पर बिठा दिया। पंडित जी भी एक पल को खामोश हो गए। कुछ देर बाद पंडित जी ने कहा कि इसे कहीं बाहर बिठा कर आओ, फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। मैं रश्मि को घसीटता हुआ बाहर लाया। उसकी हालत अभी तक बेकाबू थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे गाड़ी में बिठाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वापस पंडित जी के पास आया तो वो खामोश बैठे थे। उन्होंने गहरी नज़र से मुझे देखा और बोले कि तुम अपनी पत्नी पर भूत या साया समझ रहे हो, मगर सच्चाई कुछ और है। तुम्हारी पत्नी में कोई भूत नहीं है। वो बिल्कुल होश में ये सब करती है। ये सब उसका नाटक है। वो जानबूझकर ये सब हरकतें करती है ताकि तुम्हारी माँ को नुकसान पहुँचा सके। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं सदमे में आ गया। मेरे मुंह से एक शब्द भी ना निकल सका। पंडित जी ने आगे कहा कि ये सब उसका दिमागी खेल है। वो जानती है कि बेहोश होकर वो हर बार बच निकलती है। तुम लोग उसे बीमार समझकर छोड़ देते हो, इसलिए वो रोज़ ये सब दोहरा रही है। मैं वहीं बैठा रह गया। मेरे कानों में पंडित जी के शब्द गूंज रहे थे। मेरी आंखों के सामने माँ का लहूलुहान चेहरा घूम गया। दिल में एक अजीब सा बोझ उतर आया था। अगर ये सब नाटक था तो मेरी माँ 1 साल से किस अपराध की सज़ा काट रही थी। मैं खामोशी से उठा और बाहर आ गया। गाड़ी में रश्मि अब बिल्कुल चुप बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उसकी तरफ देखा तो वह आम दिनों की तरह शांत थी। हम घर आ गए। मैंने रश्मि को क्रूर अंदाज में हाथ से पकड़ा और अपने कमरे में ले आया। कमरे में लाने के बाद मैंने दरवाज़ा लॉक किया और उसे बेड पर धक्का दे दिया। वो ज़ोर से गिरी और सर उठाकर हैरान नज़रों से मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा हैरानी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसे मेरी इस हरकत पर विश्वास ना आ रहा हो।
मैंने उसे मुंह से पकड़कर दबोच लिया और कहने लगा, जैसे अभी तुम्हें मेरी हरकत पर यकीन नहीं आ रहा। विश्वास करो, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा किया है। तुम्हें एक पल के लिए ये ख्याल नहीं आया कि जिस औरत पर तुम हाथ उठा रही हो वो कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। रश्मि और हैरान हुई और कहने लगी, मैंने माँ पर हाथ नहीं उठाया। ये आप क्या बात कर रहे हैं? तब मैंने एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा और कहने लगा, मैं तुम्हारा सारा नाटक जान गया हूँ। अब मेरे सामने नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। इस समय मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ। रश्मि सच में अनजान थी। एकदम ही मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया था। सर दर्द से हाथ से ज़्यादा बढ़ गया था। वो मेरे पास आई और कहने लगी, अनुज, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। क्या तुमसे माँ ने कहा है कि मैंने उन पर हाथ उठाया है? अगर तुम चाहो तो मैं कसम भी खा सकती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने उसके हाथ झटक दिए और कहा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैं भैया भाभी को क्या मुंह दिखाऊंगा? 1 साल से तुम्हारी हरकतों को ये सोचकर अनदेखा कर रहा हूँ कि तुम बीमार हो। भैया भाभी गुस्सा करते हैं तो उन्हें भी समझा बुझाकर चुप करवा लेता हूँ, मगर अब मैं क्या करूँ? मेरी अंतरात्मा ही नहीं मान रही। ना तो तुम अपनी हरकतों से बाज आओगी और ना ही मैं तुम्हारी इन हरकतों को कभी भूल सकता हूँ। काश मैंने तुमसे प्रेम ही ना किया होता, तुम मेरी ज़िंदगी में ना होती, तो मेरी माँ के साथ तुमने यह व्यवहार भी ना किया होता। मेरी माँ के साथ जो कुछ भी तुमने किया है, इसमें तुमसे ज़्यादा दोष मेरा है, क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसा करने दिया। पहले दिन तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारकर तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाना दी होती। रश्मि बिल्कुल ही सुन्न होकर बैठ गई थी। अजीब नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी और उसके इन भावों पर मुझे हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने भैया भाभी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। रश्मि की हरकतों को छुपा लिया था, लेकिन इन दिनों मैंने उससे बोलना बंद कर दिया था। घर वाले भी मुझे नोटिस कर रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा था। मैं माँ का बहुत ख्याल रखता था और रश्मि को माँ के पास भी नहीं भटकने देता था। रश्मि अपनी गलतियों को मानने और माफ़ी मांगने के लिए फिर भी तैयार नहीं हुई थी। उल्टा वो एक रात माँ के कमरे में जा रही थी, मगर मैंने चालाकी की थी, उसके सामने आ गया और उसे रसोई में भेजकर खुद तुरंत ही माँ को उनकी जगह से हटा दिया और माँ के बिस्तर पर लेट गया। कमरे में पानी रखने के बाद रश्मि एक बार फिर माँ के कमरे में पहुँच गई थी। आज उसके हाथ में बड़ा वाला चम्मच था जिससे वो माँ को पीटने वाली थी। कमरे में आते ही चिल्लाने लगी, बुढ़िया, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मेरी सारी ज़िंदगी में कांटे ही कांटे भर दिए हैं। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगी। हर बार बच जाती हो, मगर इस बार नहीं बच सकती। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उठकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, तुम्हारे नाटक अभी तक ख़त्म नहीं हुए? तो उसने अनजानी नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, तुम कौन हो? हट जा मेरे रास्ते से, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। वो चीख रही थी, जबकि मैं उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले आया था। फिर मैंने उसका कमरा अलग कर दिया, लेकिन एक सुबह जब मैं उसके कमरे में गया, ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि वो नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थी। उसके आसपास बहुत खून फैला हुआ था। उसने अपनी नस काट ली थी, यानी वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहती थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने तुरंत ही उसे उठाया और गाड़ी में बिठाकर भाभी को बुलाया और उसे अस्पताल ले गया। उसे तुरंत इमरजेंसी में एडमिट कर लिया गया था। डॉक्टर्स ने पुलिस को बुला लिया था और मुझसे पूछताछ हुई थी, जिसके बारे में मैंने ये कहा था कि मैं इन सबसे अनजान हूँ। मैं बुरी तरह फंस जाता अगर डॉक्टर की रिपोर्ट ने मेरा बचाव ना करा दिया होता, और मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया और ख़ुद पर शर्मिंदा होने लगा। मैंने रश्मि के साथ भी कितना गलत किया था। काश 1 साल पहले ही मैं इसकी समस्याओं को जान लेता, समझ लेता, तो ज़रूर आज वो इस हाल में न होती। मैं डॉक्टर के कैबिन में बैठा हुआ था, जबकि डॉक्टर कह रहा था, हैरत है हमें, आप किस तरह के पति हैं जिन्हें अपनी पत्नी की मानसिक बीमारी के बारे में पता ही नहीं चल सका। वो मानसिक बीमारी की आखिरी स्टेज पर हैं। वो समझती हैं कि उनके साथ हुई ज़्यादतियों का बदला लेने के लिए एक अनदेखा साया उनके साथ है। इसके बावजूद आप इस बात से अनजान हैं। मैं शर्मिंदा हो गया और कहने लगा, डॉक्टर, हमें वाकई अंदाज़ा नहीं था। पिछले साल से ये मेरी पत्नी का नियम है कि वो लगातार मेरी माँ को पीट रही थी। हर दूसरे तीसरे दिन वो मेरी माँ के कमरे में रात के समय पहुँच जाती और उन्हें खूब मारा पीटा करती थी और इसके बाद बेहोश हो जाया करती थी। होश में आने पर बिल्कुल अनजान बन जाती थी।
ऐसे जाहिर करती थी जैसे किसी की बात की उसे खबर ही नहीं। हमें लगा कि शायद इस पर किसी भूत प्रेत का साया है। मैं इसे पंडित जी के पास ले गया और उन्होंने देखा तो कहने लगे, इस पर कोई भूत प्रेत का साया नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी माँ को नुकसान पहुँचाने के लिए सब करती है। तो मैंने रश्मि को अलग कमरे में भेज दिया, क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ था और वो अपने व्यवहार के लिए मुझसे माफ़ी भी नहीं मांग रही थी। डॉक्टर ने अफसोस से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, आपको पंडित ने कह दिया कि वो बीमार नहीं है, तो आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि इसे कोई और समस्या हो सकती है। आपकी पत्नी इतने गहरे मानसिक तनाव रखती हैं, इनके दिमाग में कई उलझनें हैं और ये सारी उलझनें आपकी माँ से ही शुरू हुई होंगी। इसी वजह से वो आपकी माँ को मारने के लिए पहुंच जाती है। अच्छा यही है कि आप अपनी पत्नी को प्यार से संभालें और इससे इस बारे में बात करें। रश्मि को अस्पताल से छुट्टी हो गई तो मैं उसे घर ले आया। मैं माँ के कमरे में गया और उन्हें इस बारे में बताया था। वो रोने लगी और मेरे सामने हाथ जोड़ दिए कहने लगी, शादी के शुरू के दिनों में मैंने उसे बहुत प्रताड़ित किया था। गर्भावस्था में भी उससे ढेरों काम करवाए थे, जिसकी वजह से इसका बच्चा गिर गया था। शायद वो इसी वजह से मानसिक उलझनों में पड़ गई है। मैं अपनी हरकतों पर शर्मिंदा हो गई और उससे माफ़ी भी मांग ली थी, मगर मैं नहीं जानती थी इसके दिमाग में इस बात की गांठ लग चुकी है। वो मानसिक समस्याओं का शिकार सिर्फ मेरी वजह से है। माँ रोने लगी तो मैंने उन्हें गले से लगा लिया। वो मेरी माँ थी, मैंने किस बात की सज़ा देता। पिछले 1 साल से वो शायद अपने किए की सज़ा ही भुगत रही थी। मैं उठकर रश्मि के पास आ गया। वो बेड पर लेटी हुई थी और छत को घूरती जा रही थी। मैंने उसे प्यार से पुकारा तो उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, आप तो मुझसे नाराज़ हैं ना? मैंने नामे सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मुझे गलतफहमी हो गई थी। तुमने तो कुछ गलत किया ही नहीं था, सारा दोष मेरा है। तुम पर भरोसा ना करने के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। रश्मि ने मेरे जुड़े हुए हाथ खोल दिए और कहने लगी, कोई बात नहीं, पति पत्नी में थोड़ी बहुत गलतफहमियाँ हो जाया करती हैं। इसके बाद लगभग 2 साल तक रश्मि का इलाज चलता रहा। मैंने घर वालों को भी इस बारे में बता दिया था और सारे घर वालों ने मेरा साथ दिया था। मैंने माँ का कमरा भी बदल दिया था। रश्मि माँ को मारने के लिए उसी कमरे में जाया करती थी और मेरी बहुत सावधानी के बाद भी वो कई बार उस कमरे में गई थी, मगर खाली बिस्तर को मारकर वापस आ जाया करती थी। 2 साल के पूरे इलाज के बाद रश्मि बिल्कुल ठीक हो चुकी है और भगवान ने एक बार फिर से हम पर कृपा की है। अपनी इस कहानी से मैं आप सबको ये शिक्षा देना चाहूँगी कि अपने आसपास के लोगों के व्यवहार पे गहरी नज़र रखा करें। ज़रूरी नहीं कि सब नाटक ही करते हों, कभी सच्चाई हमारी सोच से बिल्कुल परे हो सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।